जय हिंद मित्रों, आज हम कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय में एक छोटा सा शब्द है जिसका नाम स्वास्थ्य है। पहले हम इसकी परिभाषा को और इस शब्द को समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसका नाम है स्वस्थ। तो ये दो शब्द हो जाते हैं, स्वस्थ और स्वास्थ्य। पहले इन दो शब्दों को हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जब कभी हम फोन लगाते हैं किसी के यहाँ, हाँ हेलो, चिराग कौन, अरे कैसे बड़ा हो, तो जब हम इधर से पूछे कैसे बड़ा हो का मतलब हम उसका तबीयत पूछ रहे हैं, का मतलब हम उसका स्वास्थ्य जानना चाह रहे हैं, उसका हाल चाल जानना चाह रहे हैं। लेकिन जब उधर से वही जवाब देता है हाँ निरहू हम तो ठीक बानी, अपन बताओ, तो जब वो कहता है कि हाँ निरहू हम तो ठीक बानी का मतलब हम अच्छा बानी का मतलब वो क्या बता रहा है, हम बता रहा है कि हम स्वस्थ हैं। तो इन दो शब्दों में बस इतना ही अंतर होता है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं का मतलब उसका हम स्वास्थ्य जानना चाह रहे हैं, और जो जवाब दे रहा है उसे बोलते हैं स्वस्थ। जब कहता है कि हम ठीक हैं का मतलब बताता है कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक है तो उसे स्वस्थ कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए ये तीनों जो है शब्द जरूरी है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। ये तीनों से भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से ठीक है तभी हम कहेंगे कि वह स्वस्थ है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो है सुबह से एकदम परेशान कर रहा है कि कैसे कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इतना रुपया डूब गया, अब एकदम तनाव है, बिल्कुल टेंशन में है, टेंशन में आया है, एकदम खोजिया गया है, तभी भी उसे हम कहेंगे कि वह स्वस्थ नहीं है। भले ही वह शरीर से बिल्कुल ठीक है परंतु मानसिक रूप से नहीं ठीक है तो उसे हम कहेंगे स्वस्थ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब शारीरिक रूप से भी ठीक होना चाहिए और व्यक्ति को मानसिक रूप से भी ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसको कोई रोग नहीं, शरीर से भी ठीक है और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त जी रहा है। ठीक है, लेकिन जहां वो रह रहा है उसके घर में, उसके गांव में, उसके समाज में बहुत गंदगी है, एकदम गंदगी फैला हुआ है, स्वच्छता नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी गंदगी चीज के पास जाता है तो थोड़ा उसके मन में हीन भावना आती है कि अरे यार यहाँ तो बहुत गंदगी है, बहुत गंदा है। ठीक है, तो जो हीन भावना आई तो उसे ठेस में पहुंचा, तभी भी कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब स्वस्थ होने के लिए, किसी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए तीन चीजें बिल्कुल जरूरी है कि वह शरीर से भी ठीक हो, वह मन से भी ठीक हो और वह सामाजिक रूप से भी ठीक हो। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों सारी चीजों से पूरी तरह से ठीक है तो हम कहेंगे कि वह क्या है, स्वस्थ है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वस्थ होने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ लिखा है और स्वास्थ्य और स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, या स्वस्थ होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। यह है स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये परिभाषा जो है WHO ने दिया था। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में, जो दुनिया का एक खूबसूरत देश भी है। अब आगे चलते हैं, कैसे स्वस्थ रहा जाए या स्वस्थ रहने के उपाय। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु हमारा है संपूर्ण संतुलित भोजन ग्रहण करना। ठीक है, पहला बिंदु है संपूर्ण संतुलित भोजन ग्रहण करना। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि संपूर्ण संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन का मतलब होता है कि वैसे या वे खाद्य पदार्थ जिनमें सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जरूरी है, वो मौजूद है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, संतुलित भोजन। तो ये बोला है कि संपूर्ण संतुलित भोजन ग्रहण करना। और भी नहीं पूरा पूरा जो चपक एकदम खा लीजिए, एकदम जो मिला हेन टेन लटेन एकदम और करेगा और मस्त एकदम एक नंबर का चकाचक नहीं, तो उससे आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, आप क्या लेंगे, संपूर्ण संतुलित भोजन लेंगे। अच्छा, दूसरा बिंदु है स्वयं एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखना। एक तो अपने आप को स्वच्छ रखेंगे और जहां हम रह रहे हैं वहां की भी साफ सफाई का ध्यान देंगे, तभी हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। यही नहीं कि जो है 5 साल में 5 बार नहा लिया एकदम एक नंबर, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, एकदम मस्त चकाचक है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अगला है योग एवं व्यायाम अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा। या तो हम योग करके, व्यायाम करके, या तो जो है कोई भी शारीरिक मेहनत, शारीरिक श्रम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा रोग। रोग समझते हैं कि रोग किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का एक अंग या अनेक अंग या संपूर्ण अंग तंत्र पर प्रतिकूल यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है और विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इस स्थिति को रोग कहा जाता है। अब इस वाक्य में हम क्या समझें, जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर का कोई भी एक अंग खराब हो जाए या एक से ज्यादा अंग में कोई गड़बड़ी या खराब या कोई समस्या हो जाए, या मेरा पूरा का पूरा शरीर ही खराब हो जाए या पूरे शरीर में कोई समस्या बन जाए और उस समस्या के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब जो मेरा अंग खराब हुआ है या मेरा पूरा जो शरीर खराब हो गया है, अब उस खराब होने की वजह से
लक्षण जो उत्पन्न हो रहे हैं तो उस लक्षण उत्पन्न होने की स्थिति को रोग कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमको डेंगू हो गया है अब कह कि बुखार नहीं हुआ है, हमको डेंगू है लेकिन बुखार नहीं हुआ, सिर दर्द नहीं कर रहा है, हड्डी में दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि रोग होगा तो वह लक्षण उत्पन्न करेगा और उसी लक्षण उत्पन्न करने की स्थिति को हम रोग कहते हैं। अब आगे चलते हैं। दो छोटे छोटे शब्द हैं, एक है रोगजनक और दूसरा है रोगवाहक। रोगजनक यानी रोगाणु जिसे कहते हैं, अब किसे कहते हैं रोगाणु या रोगजनक, ठीक है, जिनसे रोग उत्पन्न होता है। बस जो कोई भी रोग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं रोग। जैसे जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, विषाणु रोग उत्पन्न करता है, प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करता है, कवक उत्पन्न करता है, ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं रोगजनक, जो रोग को पैदा करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा शब्द है रोगवाहक, जो रोगाणु को लेकर किसी जीव शरीर तक जाते हैं। अब जो भी इनको मतलब जीवाणु को, विषाणु को, प्रोटोजोआ को, कवक को लेकर जाते हैं किसी जीव शरीर तक, ठीक है, किसी जंतु मतलब मानव या जानवर के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं रोगवाहक। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, ठीक है, जो रोगाणु को लेकर जाएगा उसे क्या कहते हैं रोगवाहक। अब सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे मान लीजिए, ठीक है, और हम जो है किसी को पूरा कचकचा के एकदम बिखिया के एकदम काट लिए दांते से और मर गया, तो हम क्या करेंगे रोगजनक। लेकिन अब क्या हुआ कि हमको जो है कोई उठा के लेके चला गया कहीं, अब किसी को कटवा दिया, मतलब मैं किसी को काट दिया वहां भी कचकचा के एकदम, तो मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो काटे तो हम हो गए रोगजनक और हमको जो उठा के लेकर गया था वो हो गया क्या रोगवाहक। तो ये होता है रोगजनक और रोगवाहक। अब हम देखते हैं रोग के प्रकार। रोग जनित दो प्रकार का होता है, पहला होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अन्य व्यक्ति में फैल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, निमोनिया, एड्स और चेचक, ये तीनों रोग कैसे हैं तो संक्रामक रोग है। यदि इनमें से किसी व्यक्ति को हुआ और कोई दूसरा व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो उसे भी यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं संक्रामक रोग। अब दूसरा है असंक्रामक रोग, जो रोग एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। यदि हमें तो वह रोग है लेकिन मेरे संपर्क में जितने लोग आए उन्हें रोग नहीं हुआ, छुआछूत के कारण उन्हें रोग नहीं हुआ, संपर्क में रोग नहीं हुआ, तो उसे कहेंगे असंक्रामक रोग। जैसे मधुमेह, यदि हमको मधुमेह है, शुगर है, तो हमारे संपर्क में आने से किसी और को शुगर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कैंसर, ठीक है, यदि कैंसर भी है तो किसी के संपर्क में आने पर उस दूसरे व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। तीसरा है मोटापा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब भाई मोटा पूरा चाकू एकदम फैल गया तभी, ठीक है, और हमारे संपर्क में जितने आने वाले थे लोग क्या वही मोटे हो जाएंगे, पूरा फैल के बुलडोजर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मोटापा क्या है, असंक्रामक रोग या फैलने वाला रोग नहीं है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। तो पहला रोग हम देखेंगे टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। तो आइए सबसे पहले टाइफाइड को समझते हैं, ठीक है। ये जो टाइफाइड है इसका जो रोगजनक होता है वो होता है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। यह जीवाणु होता है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। इसका जो रोगवाहक होता है वो होता है संदूषित भोजन व पानी, मतलब खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं और जो पानी पीते हैं, यदि वो पहले से खराब हो चुका है, ठीक है, उसमें गंध आ रही है या फिर ऐसे भोजन को कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होने की संभावना हो जाती है, टाइफाइड हो सकता है कि उसके अंदर जो है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रहा हो। या हम किसी नदी या झील का पानी पी लेते हैं जिसका पानी ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो अभी भी हमें सल्मोनेला टाइफी उसमें पाया जा सकता है और हमें टाइफाइड हो सकता है। अब देखते हैं प्रभावित अंग। इसमें जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो होता है छोटी आंत और होता है मस्तिष्क। इसमें हमारा जो छोटी आंत होता है, हमारा जो ब्रेन मस्तिष्क होता है, इस टाइफाइड में प्रभावित होता है। अच्छा, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा संपूर्ण शरीर होता है ये भी प्रभावित होता है। कैसे, क्योंकि जब टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में हमारा बॉडी टेम्परेचर, पूरे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर में क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, आगे देखते हैं लक्षण। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, यदि किसी को टाइफाइड होता है तो क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे तो हम पहचान लेंगे कि इसको टाइफाइड है। पहला लक्षण तेज लगातार बुखार, ठीक है, जो ये बुखार होता है तेज बुखार, वो कैसा होता है, लगातार होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दूसरा लक्षण कमजोरी, इसमें पेट दर्द करता है और सिर दर्द भी होता है, इसमें कब्ज भी होता है और भूख नहीं लगता है। सामान्यतः जितने भी बुखार होते हैं उनमें हमें भूख की इच्छा नहीं होती है, कुछ मन नहीं करता है खाने का हमें, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें दिया है विडाल टेस्ट। तो ये जांच होता है जो टाइफाइड में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या होने की आशंका है, उसका पता लगाने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट करने से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं निमोनिया। निमोनिया में जो रोगजनक होता है वह होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये नामक जीवाणु। इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। अच्छा, इसका रोगवाहक कौन होता है, ये संक्रमित व्यक्ति के द्वारा फैलता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसे निमोनिया हुआ है, उसके छींकने व खांसने से निकले बिंदु, जैसे मान लीजिए हमें निमोनिया हुआ है, हमारे आसपास कई लोग हैं, हम पूरा जो है बढ़िया एक नंबर का पूरा खांस दिए एकदम जो है, ठीक है,
तो खांस दिए, छींक दिए, तो हमारे खांसने और छींकने से जो बिंदुकें निकलेंगी, जो बूंदें निकलेंगी, वो हवा के द्वारा जो है उस व्यक्ति के अंदर चली जाएंगी और उस व्यक्ति को भी निमोनिया होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रभावित होता है? तो हमारी वायु कुटिकाएं और जो फेफड़ा होता है और श्वसन तंत्र, कह सकते हैं कि संपूर्ण श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है निमोनिया में। ठीक है, आगे इसमें बुखार, लक्षण क्या होता है? इसमें हमको बुखार देखने को मिलता है, टीटू में कप कप ठंड जैसी महसूस होता है, खांसी आती है। ठीक है, और सांस का फूलना। ठीक है, सांस फूलने लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वो लक्षण है। अब निमोनिया में देखा जाता है कि निमोनिया जिसे हुआ रहता है उसमें हमारा दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि निमोनिया में हमारी सांसें फूलने लगती है? आइए इसको देखो, डायग्राम की वजह से हम समझते हैं। तो यह एक फेफड़ा है, ये है श्वास नली। ठीक है, ये जो संरचना में दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली आगे चलकर जो है दो भागों में ऐसे बट गई है, ऐसे दो भागों में बटी हुई हमें दिखाई दे रही है। ये जो दो आगे पाइप नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है उन्हें कहते हैं हम श्वसनी। अब उसी श्वसनी से ढेर सारी जो है ऐसे दिखाई दे रही होंगी आपको शाखाएं निकली है, खूब ढेर सारी ऐसी पतली पतली क्या निकली है? शाखाएं निकली है। उन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। अच्छा, वो जो शाखाएं हैं उन शाखाओं से अंतिम सिरे में कुछ गोल गोल डिब्बे जैसी संरचनाएं लटकी हुई है, कुछ गोल गोल डिब्बे जैसी क्या निकली हुई? संरचनाएं निकली हुई है। उन संरचनाओं को हम कहते हैं वायु कुपिका। ठीक है, तो फिर से एक बात समझेंगे, ये है श्वास नली, जो आगे दो भागों में बट गई उसे बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, आगे जो और उससे शाखाएं निकल गई श्वसनी से, ढेर सारी शाखाएं, उनको बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के अंतिम हिस्से में जो अंगूर के समान गोल संरचना है उसे हम कहते हैं वायु कुपिका। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के अंदर कैसे जाता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें सांस क्यों फूलने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, हमने ये बना दिया क्या? श्वसनिका। ये हमने बना दिया श्वसनिका, ये श्वसनिका है। और ये क्या है? ये है हमारा वायु कुपिका। ये है वायु कुपिका, इसे हम कहेंगे वायु कुपिका। हमने यहाँ से श्वसनी को, ठीक है, ये जो श्वसनी था, श्वसनी के बाद जो श्वसनिका था, तो श्वसनिका से जुड़ा हुआ था कौन? वायु कुपिका। तो हमने केवल इतना हिस्सा बाहर निकाल लिया, केवल इतना, जितना हाईलाइट कर रहे हैं इतना हिस्सा निकाल कर लिया, बाहर निकाल लिया अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब जो है ऑक्सीजन कैसे काम करता है? ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और श्वास नली तक, नाक के द्वारा श्वास नली में जाता है, श्वास नली से ऑक्सीजन चला जाता है किस में? हमारा श्वसनी। ये जो दो अलग अलग पाइप संरचना दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं श्वसनी, उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। अब वहां से ऑक्सीजन जो है चला जाता है, जो शाखाएं निकली है पतली पतली जिन्हें हम श्वसनिका कहते हैं, उसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, इसके अंदर, इन शाखाओं के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, और इन शाखाओं से फिर ऑक्सीजन वो चला जाता है किसमें? वायु कुपिकाओं में। और जैसे ही ऑक्सीजन वायु कुपिकाओं में जाता है तो जो हमारी वायु कुपिकाएं होती हैं उन वायु कुपिकाओं पे खूब ढेर सारी पतली पतली रक्त नलिकाएं लिपटी होती है, खूब जाल जैसी संरचना जो वायु कुपिका के ऊपर जो है, जैसे वायु कुपिका है इसके चारों तरफ जो जाल जैसी एकदम पतली पतली रक्त नलिकाएं लिपटी होती है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे आता है श्वसनिका में, और श्वसनिका से ऑक्सीजन आ जाता है किसमें? वायु कुपिका में, तो वायु कुपिका से ऑक्सीजन चला जाता है किसमें? इस रक्त नलिका में। और रक्त नलिका में क्या है? ब्लड। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन किसमें मिल जाता है? ब्लड में, और ब्लड पूरे शरीर में लेकर चले जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें सांस क्यों फूलने लगती है? आइए अब इसे समझते हैं। जब कोई भी प्रतिजन, मतलब कोई भी रोग कारण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है एक्टिव, सक्रिय हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे घर की रखवाली करने वाला रक्षक होता है, गार्ड होता है, वैसे हमारे शरीर की रक्षा करने वाला गार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। तो जब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है तो वह आदेश देता है फेफड़े को, फेफड़े में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाने लगती हैं? म्यूकस बनाती हैं, एक चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्मा जिसे कहते हैं, जो सर्दी जुकाम में जो निकलता है, नाक से देखते हैं चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा जो निकलता है, मैया जैसा लसलसा, उसी को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा, उसी को बोलते हैं हम म्यूकस। तो हमारा फेफड़ा म्यूकस बनने लगता है, और जब म्यूकस बनता है तो वह म्यूकस जाकर जमा होने लगता है किसमें? इस वायु कुपिका में जमा होने लगता है। और वायु कुपिका चारों तरफ क्या है? रक्त नलिका। अब समझेंगे, अब जब ऑक्सीजन आता है इसमें, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जाता है वायु कुपिका तक तो जाता है, लेकिन जहां से ये चला जाता रक्त नलिका में, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र थे, ये जो परत होती है, परत बनी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो मतलब एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। ये जो निचली स्तर होती है, ये एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, और यहीं से ऑक्सीजन के अणु पार होकर चले जाते हैं रक्त नलिका में। लेकिन अब तो यहाँ भर गया म्यूकस, अब ऑक्सीजन को यहाँ पर आने की जगह है नहीं, तो जब ऑक्सीजन को यहाँ पर आने की जगह है नहीं तो ऑक्सीजन जो है इससे सही तरीके से पार होकर ब्लड में नहीं मिल पाता है। अब आप बताइए, जब ऑक्सीजन जो है सही से
वायु कुपिका से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन जाना चाहिए उतनी मात्रा में यदि ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा तो जब ब्लड में नहीं जाएगा हमारे शरीर में नहीं जाएगा, और जब पूरे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारे ब्रेन भी हिस्सा है, ब्रेन में भी नहीं जाएगा, जब ब्रेन में नहीं जाएगा तो वही हमें क्या महसूस होने लगता है हमारी सांसें फूले, हमारा दम घुटने लगता है। ठीक है, तो यही होता है। कोई भी यदि पूछे आपसे कि निमोनिया में सांसें क्यों फूलती है तो बस आप इतना बताइए कि जो वायु कुपिका होती है इसमें जो है एक चिपचिपा जो है श्लेष्मा, ठीक है, तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण जो इसमें छोटे छोटे छिद्र थे वो ढक जाते हैं, और ढक जाने के कारण सही तरीके से ऑक्सीजन रक्त नलिका में यानी ब्लड में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमारी सांसें फूलने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है। यही होता है निमोनिया में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा है पेचिस, जिसे हम इंग्लिश में डिसेंट्री कहते हैं। ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है सिजेला नामक जीवाणु, और इसका जो रोग वाहक होता है वो होता है खराब स्वच्छता या गंदगी। हम जो अपने खान पान है हमारा, जो हम भोजन करते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं, शुद्ध नहीं है, ठीक है, तो यह बीमारी हो सकती है। ठीक है, और गंदगी से हमारा जो परिवेश है जहां हम रह रहे हैं, अगर वहां पे गंदगी फैला है तो भी ये बीमारी हो सकती है, पेचिस हो सकता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पेचिस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है अतिसार पेचिस। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो हमारी आंतें होती हैं उस आंतों में सूजन, ठीक है, हमारी आंतें होती हैं वो आंतें क्या होती है, फूल जाती है। इस रोग में पेचिस में हमारी आंतों में सूजन आता है। ध्यान देंगे, जब भी पेचिस होता है तो आप ये आगे लगा सकते हैं कि आपकी आंतों में क्या हो चुकी है, सूजन हो चुकी है। अच्छा, इसमें लक्षण क्या देखने को मिलता है, डायरिया। डायरिया का मतलब, डायरिया जो शब्द है उस डायरिया का मीनिंग होता है बार बार ढीला मन। कोई बोल दिया कि हमें डायरिया है, चाहे डायरिया हुआ है, ठीक है, तो डायरिया का मतलब क्या है कि उससे लेटरिन हो रहा है, और जो लेटरिन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल पतला हो रहा है बार बार। ठीक है, अगला लक्षण है उल्टी आना, फिर उसके आगे जी मिचलाना, भूख न लगना, पेट दर्द। ये सारे लक्षण होते हैं किसके, पेचिस में। जिसको भी पेचिस हुआ ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं कि पेचिस में बार बार ढीला मल क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे संरचना बनाए हैं, और इस संरचना में ये जो है आमाशय जिसे हम पेट बोलते हैं, ठीक है, और ये जो हिस्सा हम बनाया है ये ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये है छोटी आंत, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है, छोटी आंत। इसके बाद हम बनाते हैं बड़ी आंत को। ये हमने बनाना शुरू किया बड़ी आंत को, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बड़ी आंत, तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है इसमें। ठीक है, ये हमने बना दिया बड़ी आंत। ये जो हिस्सा है पूरा, इतना हिस्सा, इसे हम बोलते हैं मलाशय। ध्यान में रखेंगे, इसे हम बोलते हैं मलाशय। ये है मलाशय, और जो बनाया क्या है, बड़ी आंत। ये है हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अच्छा, इस रोग में ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमें बार बार मल होता है वो बिल्कुल ढीला होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बड़ी आंत का काम क्या होता है। बड़ी आंत का काम होता है पानी का अवशोषण करना। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे जो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है बड़ी आंत, इसको काम दिया गया है कि भाई देखो, जब हम पानी पिएंगे तो पानी हमारे अंदर जाएगा, तो तुम्हारा काम उस पानी को क्या कर लेना, खींच लेना। खींच कर किसमें लगेगा, ब्लड में। ठीक है, तो इसका काम होता है कि पानी को खींच कर सूख कर ब्लड में मिला देना। ठीक है, अच्छा, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय में थोड़ा बहुत पाचन होकर छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाता है। जब हमारा भोजन छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट मल बचता है, जिसे मल बोलते हैं, वो हम मल जाकर मल चला जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मल होते हुए कहां चला जाता है, मलाशय में, और इसी मलाशय में जो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मलाशय में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब आप पानी पीते हैं तो जब पानी पीते हैं तो पानी आया छोटी आंत में, छोटी आंत से गया किसमें, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का काम था पानी का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, उसे सोख लेना। ठीक है, लेकिन अब तो बड़ी आंत काम कर रही है। ठीक है, बड़ी आंत ने अपना काम करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और जब बड़ी आंत ने अपना काम करना बंद कर दिया है तो जब पानी आएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, तो क्या बड़ी आंत पानी को अवशोषण कर पाएगी, नहीं। बड़ी आंत ने पानी का अवशोषण नहीं कर पाएगी, मतलब उस पानी को जो हमने पिया है उसको सोख नहीं पाएंगे। जब नहीं सोख पाएगी तो यह पानी जो बड़ी आंत से होते हुए कहां चली जाएगी, इस मलाशय में। इस मलाशय में पहले से कौन था, अपशिष्ट पदार्थ। तो आप थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, एक अलग से थोड़ा समझाते हैं कुछ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कूड़ादान था, यहाँ पे क्या रखा हुआ था, कूड़ा रखा हुआ था। ठीक, ये कूड़ा था, सूखा कूड़ा था। ठीक, लेकिन यहीं पे किसी ने आया और फेंक दिया इसमें पानी, तो ये पूरा जो कचरा था कैसा हो गया, पानी कैसा हो गया, पतला हो गया ना, बहने लगेगा। ठीक है, ठीक सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल हमारे अंदर होता है बड़ी मलाशय में। जब हम भोजन किए रहते हैं, पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ, खराब चीजें यहाँ पे इकट्ठा रहती है, आज हम पानी पीते हैं तो बड़ी आंत उससे अवशोषण नहीं करती है, बड़ी आंत से पानी चला जाता है मलाशय में। तो जब हम यहाँ पे पहले अपशिष्ट पदार्थ है और उसके ऊपर यहाँ पे पानी अगर इकट्ठा रहता है, इसलिए जो पूरा का पूरा मल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, वो कैसा रहता है, पूरा गीला हो जाता है, एकदम ढीला रहता है। इसलिए जब मल तैयार करते हैं तो मल कैसा होता है, बार बिल्कुल पतला होता है, एकदम बिल्कुल ढीला होता है। यही कारण है कि जो इसमें क्या होता है, बार बार ढीला मल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डायरिया कहते हैं। ठीक है, और आदमी कहेगा दिन में जो है 6-7 बार हो गया, तो समझ नहीं रहता होगा, अरे ससुरा भाई जो है तुम्हारे अंदर जो है पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है, तुम्हारी बड़ी आंत काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है तुमको ऐसी समस्या बनी हुई है।
जय हिंद मित्रों, इसके पिछले वीडियो हमने देखा था जीवाणु से होने वाले रोग। आज इस वीडियो में हम समझेंगे विषाणु द्वारा होने वाला रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, तो सबसे पहला रोग हम देखते हैं सामान्य जुकाम, और आपके एनसीईआरटी में यही दिया है सामान्य जुकाम केवल। ठीक है, आगे समझते हैं कि यह सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है। तो इसका जो रोग जनक होता है वो होता है राइनो वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं नासा विषाणु। ठीक है, ये नासा विषाणु के कारण हमें सामान्य यानी कॉमन कोल्ड होता है। इसका जो वाहक होता है वो होता है संक्रमित व्यक्ति। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है, यदि वो कहीं खांसता या छींकता है तो उसके खांसने या छींकने से जो बिंदुके यानी जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो यदि वह किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर चला जाए तो वह स्वस्थ मनुष्य भी क्या हो जाएगा, उससे ग्रसित हो जाएगा, उसे भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो हमारी नाक और श्वसन मार्ग, जो हमारा नाक है और अंदर जो श्वसन पथ है वो इसमें प्रभावित होता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला लक्षण है नासीय संकुलता, जिसे हम कहते हैं नाक का बंद होता है। देखते हैं कभी कभी कहते हैं ना सर्दी जुकाम हो जाती है, एकदम नाक भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, तो कहते हैं कि अरे ये तो नकिये जाम हो गया एकदम, मतलब न सांस लिया बनता है और ना ही नाक से सांस छोड़ा बनता है, तो उसे हम कहते हैं क्या नासीय संकुलता। दूसरा है कंठदाह, इसको कहते हैं गले में खराश। ठीक है, तो गले में खराश बन जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है गले में हो खिचखिच तो विक्स की गोली खाएं और लंबी राहत पाएं। अब अगला है खांसी, फिर इसके बाद सिर दर्द भी होता है। और अगला लक्षण है स्वर रुक्षता। स्वर का मतलब होता है आवाज, रुक्षता का मतलब होता है रुकावट, अवरोध या खराबी। ठीक है, इसका मतलब आवाज का क्या होना, बिगड़ जाना, या आवाज का क्या होना, रुकावट होना, आवाज में रुकावट पैदा होना। ठीक है, इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, जब वो आदमी बोलता है ना स्वर रुक्षता हो जाती है, तो आज आदमी बोलता है तो उसका जो आवाज निकलता है बिल्कुल फटे बांस जैसा निकलता है। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, स्वर रुक्षता। अगला है नाक का बहना। ठीक है, इसमें नाक भी बहती है। देखते हैं कभी सर्दी जुकाम आती है तो नाक में क्या होती है, बहती लगती है, तो कैसे करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो नाक भी इसमें क्या होती है, बहती है। और इसमें ये बहुत जो है दलिद्र बीमारी है, बहुत दलिद्र बीमारी है। ठीक है, इसमें ये दोनों जो है नासी संकुलता और नाक का बहना, ये दोनों मिलकर बहुत घोर बेइज्जती करते हैं, बहुत घोर बेइज्जती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, वो दोनों गए जो है नारियल पानी पीने, और नारियल पानी पी रहे हैं स्ट्रॉ लगाकर दोनों। ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड जब पी लेती है आधे से ज्यादा, तो पूछती है कि अजी तुम्हारा कितना बचा है, मेरा तो आधे से ज्यादा खत्म हो गया। तो कहता है कि नहीं अभी तो मेरा खत्म नहीं हुआ है। तो पूछती है कि तुम तो मुझसे बहुत जल्दी खींच रहे थे। तो कहता है नहीं मुझे सर्दी हुआ है, मेरा नाक बह रहा था। नहीं, अब तो जो पी रही थी वो गुस्से फेंक देती है, और मने मन जानती है क्या कहती है, कहती तो हमारा वाला नक बहाना निकल गया। ठीक है, ये बहुत ही जो है घोर बेइज्जती कराते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग, कौन सा, सामान्य जुकाम फैलता है। ठीक है, राइनो वायरस मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। ठीक है, ये जो राइनो वायरस है, ठीक है, ये मानव में सबसे ज्यादा यदि संक्रामक रोग होने वाला है तो कौन सा संक्रामक रोग होता है, सबसे ज्यादा सामान्य जुकाम। कौन सा, सामान्य जुकाम। ये केवल नाक व श्वसन पथ को ही प्रभावित करता है, फेफड़ों को नहीं। एक बात हमेशा ये ध्यान देंगे, ये वाली लाइन जो है इसमें नाक और श्वसन मार्ग केवल प्रभावित होता है, इसमें फेफड़े प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है ये विषाणु प्रायः 3 से 7 दिनों यानी कि लगभग 1 सप्ताह तक शरीर में रहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है मनुष्य शरीर के अंदर जो होता है लगभग 1 सप्ताह होता है। 1 सप्ताह बाद इनकी क्षमता खत्म हो जाती है, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल सामान्य हो जाता है। आगे घरेलू उपचार क्या है इसके लिए, सबसे अच्छा तरीका सर्दी जुकाम में कुछ दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, केवल आप भाप लीजिए। वो भाप ठीक है किसका, पानी और नमक का होना चाहिए, और केवल दिन में 3 बार करिए, दूसरे दिन भी जो है 2-3 बार कर लीजिए। 2 दिन में बिल्कुल ये जो है सब एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल जड़ से जो है खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था जो है विषाणु जनित रोग सामान्य जुकाम। अब मिलते हैं आगे। तो प्रोटोजोआ से होने वाला पहला रोग है मलेरिया। आइए हम मलेरिया के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि यह किसके कारण होता है और यह कैसे होता है। ठीक है, इसका जो रोग जनक है वह है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसी के कारण यह मलेरिया नामक रोग होता है। यही वो प्रोटोजोआ जिम्मेदार है किसके लिए, मलेरिया के लिए। इसका जो वाहक होता है वो होती है मादा एनाफ्लिज मच्छर। यह एक मच्छर है जो कैसी मच्छर है, फीमेल है। मादा एनाफ्लिज मच्छर काटेगी तभी, ये नहीं कोई नर काट लिया तो जो है उसे मलेरिया हो जाए, कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है यदि किसी को काटे तो मलेरिया हो जाएगा, ये शर्त नहीं। इसके लिए कुछ शर्त यह है कि यदि कोई मादा एनाफ्लिज यदि उसके लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहा हो और यह वह मच्छर किसी व्यक्ति को काट लिए तब वह व्यक्ति जो है मलेरिया रोग से रोगग्रसित हो जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं होगा कभी कि मादा एनाफ्लिज मच्छर यदि किसी व्यक्ति को काट ली और उसके लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नहीं था, जैसे कोई व्यक्ति है उसके हाथ पे वो जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर आके बैठ गई और उसको काट लिया, वो काटते हुए देख लिया और कहा अरे दादा ये तो हमको जो है मादा एनाफ्लिज काट ली, और क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि उसके लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नहीं रहा होगा तो उस व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा, लेकिन यदि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहा होगा तभी उसको क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं प्रभावित अंग। इस रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, जो हमारा लीवर होता है यकृत वह प्रभावित होता है, और इसमें हमारी जो आरबीसी होती हैं वो प्रभावित होती हैं। इसमें हमारी आरबीसी नष्ट होने लगती है। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे कि प्रभावित अंग पूछेगा आपका बताएंगे यकृत और आरबीसी। आप ब्लड भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इसका लक्षण देखते हैं कि मलेरिया रोग में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तेज बुखार, लेकिन जो इसमें बुखार आता है मलेरिया में, हम टाइफाइड में देखे थे कि टाइफाइड में भी तेज बुखार होता है, यहाँ भी तेज बुखार है, लेकिन जो वहां तेज बुखार था टाइफाइड में, वह लगातार एक लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन जो मलेरिया में होने वाला तेज बुखार है, यह 3 से 4 दिन तक तो लगातार रहेगा, फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, जैसे लगेगा कि ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो फिर जो है उभर जाता है। ध्यान देंगे कि यह 3 से 4 दिन के अंतराल पर होता रहता है। जैसे 3 से 4 दिन तक था बुखार, फिर उसके 5वें दिन क्या हो गया, सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है, फिर कुछ समय बाद जो है वह उभर जाता है। यह इसका लक्षण है पहचानने का। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि 3 से 4 दिन तक तो था बुखार, फिर उसके बाद सही हो गया, फिर हो गया, तो समझ जाइएगा कि वह किसका लक्षण है, मलेरिया रोग का लक्षण है। अब आगे देखते हैं ठिठुरन। इसमें भी कप-कपी और ठंड जैसा महसूस होता है, कमजोरी इसमें भी होती है, थकान इसमें भी महसूस होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स इसमें क्या होता है, घट जाता है। अब देखते हैं कुछ इसकी प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम की प्रजातियां। इसकी 3 प्रजातियां होती है, मुख्यतः केवल 3 प्रजातियां होती है। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मैलिरियाई, और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 3 अलग-अलग प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं, ठीक है। इसमें जो तीसरी प्रजाति है यह सबसे घातक होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। यह सबसे ज्यादा घातक होती है, तीसरी जो प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अच्छा, जो इधर मलेरिया होता है, इधर हम लोग के साइड में जो सामान्य होता है मलेरिया, ठीक है, वह मलेरिया इसके कारण होता है, इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। इसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम मैलिरियाई, इसी के कारण मलेरिया होता है। ये सब थोड़ा दुर्लभ होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और ये सबसे ज्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, इसके प्रश्न पूछता है कि मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में दिया रहता है क्विनैन या क्विनीन। वही ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इसका उपचार जो है, सिनकोना एक वृक्ष होता है, सिनकोना एक वृक्ष होता है जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, पेरू हो गया और बोलिविया वहां की कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में जो है ये वृक्ष पाए जाते हैं, और इंडोनेशिया में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष है, इसकी जो छाल होती है, छाल, उस छाल को हम कहते हैं क्विनीन, क्विनीन, ठीक है, या क्विनैन, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि क्विनीन या क्विनैन औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो आप बताएंगे मलेरिया के उपचार में जो है क्विनीन या क्विनैन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब हम समझेंगे आगे क्या, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इसका हम समझते हैं जीवन चक्र, ठीक है, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, कि प्लाज्मोडियम मानव शरीर के अंदर कैसे अपने जीवन को, अपने लाइफ को पूरा करता है। तो प्लाज्मोडियम हमारा रोग जनक है, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ। इसका जो वाहक होता है वो कौन होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो प्रथम हमारा चरण जो है यहीं से शुरू होता है, और ध्यान से आप लोग समझेंगे इसे, ठीक है। इस मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा, तो ये जो मच्छर मादा एनाफिलीज थी, इसके डंक में यानी लार में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये जब जैसे ये काटी है, डंक चुभोई, तो वह जो प्लाज्मोडियम था, परजीवी था, यह मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया। मच्छर के काटने से परजीवी का मानव शरीर में प्रवेश, जैसे ही मच्छर काटता है तो ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर मौजूद होता है, और ये प्लाज्मोडियम व्यक्ति के ब्लड में मिल जाता है। अब जब व्यक्ति के ब्लड में मिल जाता है, तो ब्लड की सहायता से वो जो परजीवी प्लाज्मोडियम के हैं वो कहां जाते हैं, तो इनका एक घर होता है हमारे शरीर के अंदर, इनका आश्रय होता है। सबसे पहले ये जाते हैं कहां पे, लीवर, यानी कि यकृत में। ये जो परजीवी ये कहां चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं। अच्छा, अब लीवर में जाने के बाद क्या करते हैं, तो जो लीवर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में, ये जो हम बनाए हैं ये है लीवर की कोशिकाएं। ये क्या है, लीवर की कोशिकाएं। तो ये लीवर की जब कोशिकाओं में चले जाते हैं, तो ये लीवर की कोशिकाओं में करते हैं अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन करके ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कितने परजीवी थे, 3, आगे संख्या कितनी हो गई, 4, 4 से आगे ज्यादा। अभी इस समय जितना यहाँ पे है उससे ज्यादा संख्या यहाँ पे हो गई है। तो ये केवल अलैंगिक जन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जब संख्या इनकी ज्यादा हो जाती है लीवर की कोशिकाओं में, तो यह उस कोशिका को, यानी लीवर की कोशिका को क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और ये फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो समझ गए कि ये लीवर की कोशिका में आए और अपनी संख्या को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद उस कोशिका को नष्ट करके बाहर निकल गए। अब ये क्या करते हैं, तो जैसे ये बाहर निकलते हैं, ये फिर से ब्लड में चले जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। यहाँ पे समझेंगे आरबीसी में परजीवी जनन, जैसे ही यकृत कोशिका से निकलते हैं, वैसे ही ये ब्लड में हमारी आरबीसी कोशिकाओं में चले जाते हैं। आरबीसी कोशिका में जाकर ये फिर से परजीवी क्या करते हैं, जनन करते हैं, मतलब फिर से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और क्या करता है आगे, यह उस कोशिका को बाद में क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं। यहां ध्यान से समझेंगे इस चित्र को, यहां पहले था केवल एक परजीवी, अब इसकी संख्या हो गई
ज्यादा, ठीक है। फिर ये जब ज्यादा हो गई तो ये फिर देखेंगे यहाँ पे जो आरबीसी कोशिका है ये क्या हो गई, फट गई, ठीक है। ये फट गई है, ये जो परजीवी होते हैं आरबीसी कोशिका क्या कर देते हैं, फाड़ देता है। यहाँ पे लिखा है कि फाड़ देता है, ठीक है। फिर आगे ये क्या करेंगे, जैसे आरबीसी कोशिका फट जाएगी तो उसके अंदर कौन थे, परजीवी, और परजीवी कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो आगे लिखा हुआ है मोचित परजीवी। मोचित का मतलब होता है निकलना, आगे बढ़ना। तो जैसे ये कोशिका फटेगी इसमें से परजीवी क्या होंगे, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये मोचित परजीवी यानी बाहर निकलने वाले परजीवी आरबीसी, यहाँ पे नई आरबीसी रहेगा, नई आरबीसी को संक्रमित करते हैं, समझेंगे। ये थे आरबीसी के अंदर, और आरबीसी कोशिका को ये फाड़ कर बाहर निकल गए, और बाहर निकले तो फिर से जो दूसरी नई आरबीसी कोशिकाएं हैं ये उनको दोबारा संक्रमित करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही ये नई आरबीसी कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे तो यह उसके अंदर यानी आरबीसी कोशिका के अंदर क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं, ये अपना परिवर्धन करते हैं, ठीक है। वहां पे इनका डेवलपमेंट होता है। अच्छा, अभी इनकी संरचना बहुत छोटी थी तो इनको हम परजीवी बोल रहे थे, जीवाणु कहते हैं, इनको जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु जैसे ही आकार में थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, ये जो संरचना हम बनाए ये है आरबीसी, ये भी क्या है आरबीसी, ये भी क्या है आरबीसी। उस आरबीसी के अंदर कौन है, इसकी संरचना बड़ी हो गई है, मतलब जीवाणु बड़े हो गए हैं तो उसकी संरचना जब बदल गई तो हमने उसको नाम दे दिया युग्मक जनन। युग्मक मतलब युग्मक गैमेट, और जनक मतलब जन्म देना, इसका मतलब जन्म देने वाला, इसका मतलब ये जब आगे जाएंगे तो फिर से ये जीवाणुओं को जन्म देंगे, तो समझेंगे। ये फिर से अपने आप को विभक्त कर लेता है, बांट लेता है और बदल जाता है, एक मादा युग्मक जनक और एक हो जाता है नर युग्मक जनक। अब समझे क्या होगा, ये अभी भी क्या है, युग्मक जनक ही है, क्या है, युग्मक जनक है। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं फिर से यहां से हम बनाते हैं, बाईपास यहां से निकालते हैं, ये मान लेते हैं कि हाथ है, क्या है, हाथ। फिर से इस पे मच्छर कोई जो है, कोई मच्छर इस पे फिर से जो है काटता है, ठीक है। ये है कोई मच्छर जो काटा है, ठीक है, ये कोई हम मच्छर बना दिए, ठीक है, ये कोई मच्छर, ठीक, ये मच्छर फिर से काटा किसी व्यक्ति को। अब ये युग्मक जो जनक है, युग्मक जनक, ये अभी भी मनुष्य के ब्लड के अंदर ही है, लेकिन जब फिर से मच्छर आकर बैठता है और उसका खून चूसता है तो खून तो उसके अंदर जाता ही है, तो खून के साथ साथ ये युग्मक जनक भी उस मच्छर के अंदर चले जाते हैं और उसके पेट में चले जाते हैं, लाल ग्रंथि में और पेट में चले जाते हैं। अब यहां से समझेंगे, ठीक, अब यहां से समझेंगे फिर से। मादा मच्छर रक्त आहार के साथ का मतलब जैसे मादा मच्छर फिर से उस व्यक्ति को काटेगी, ठीक है, तो खून है, ठीक है, खून चूसेगी, लेकिन उसके साथ साथ युग्मक जनकों को भी अंदर ले लेती है, क्योंकि ब्लड में कौन थे, युग्मक जनक। अब इसके आगे क्या होगा, अब जैसे ही मादा मच्छर उस खून को चूसेगी तो उसके साथ कौन चला जाएगा, युग्मक जनक। तो वह युग्मक जनक जो है क्या करते हैं, इसके लाल ग्रंथि में चले जाते हैं, फिर आमाशय में पेट में चले जाते हैं, तो वहां पर पेट में क्या होता है, निषेचन व परिवर्धन। निषेचन होता है और वहीं पे होता है परिवर्धन, का मतलब उनका विकास होता है, किनका, उन जीवाणु का विकास होता है, मतलब प्लाज्मोडियम के जो क्या है परजीवी है, जीवाणु है, उनका इस मच्छर के पेट में क्या होता है, विकास होता है, निषेचन होता है। फिर क्या होगा, जैसे निषेचन और विकास हो जाता है तो फिर से वो जीवाणु मतलब परजीवी उस मच्छर की लाल ग्रंथि में चले जाते हैं। ये जो छोटे छोटे इसमें बनाए गए हैं वो है जीवाणु, और ये गोल सी जो संरचना बनाई गई ये है मच्छर की लाल ग्रंथि। तो ये जो परिवर्धन करते हैं, विकास करते हैं, तो इनका जब विकास हो जाता है तो फिर से पेट से, आमाशय से निकलकर कहां चले जाते हैं, मच्छर की लाल ग्रंथि में, ठीक है। अब मच्छर की लाल ग्रंथि में चले गए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेट व आंत से निकलकर, वही पेट से और आंत से निकलकर परजीवी कहां चले जाते हैं, मच्छर की लाल ग्रंथि में चले जाते हैं। अब बताइए, मच्छर के जब लाल ग्रंथि में चला गया, अब वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैठेगा, उसे काटेगा, ठीक, तो अब जब फिर दूसरे किसी व्यक्ति को काटेगा तो अब तो प्लाज्मोडियम उसकी लाल ग्रंथि में है, मतलब यह परजीवी उसकी लाल ग्रंथि में है, ठीक है। जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी काटेगा तो वह प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा, मतलब वह दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, रोग ग्रसित हो जाएगा, उसे भी मलेरिया नामक रोग हो जाएगा। ये चक्र दिखाया, यही चक्र बार बार चलता रहता है, का मतलब प्लाज्मोडियम का यह जीवन चक्र है। प्लाज्मोडियम ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर से समझेंगे एक बार, आसान भाषा में बहुत बार समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। मच्छर बैठा किसी के ऊपर, उसने व्यक्ति के अंदर अपनी नीडल जैसी जो सुई जैसी संरचना उसको चुभाया, ठीक है, और मच्छर में ऑलरेडी क्या था, प्लाज्मोडियम परजीवी। यह प्लाज्मोडियम परजीवी जो चला गया व्यक्ति के ब्लड में। अब ब्लड यानी खून से वह चला जाता है लीवर में, और लीवर में जाकर ये अपनी संख्या को खूब आराम से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब इनकी संख्या लगती है बढ़ गई है तो यह लीवर की कोशिका को फाड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और फोड़ कर निकल जाते हैं, फिर से कहां चले जाते हैं, खून में, यानी कि ब्लड में। और ब्लड में कहां जाते हैं, आरबीसी में, और आरबीसी में जाकर क्या करते हैं, वहां पे ये परजीवी जाके जन्म करते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और जब आरबीसी के अंदर भी अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं तो ये आरबीसी को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, मतलब फोड़ देते हैं। ये आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है। फिर आगे क्या होगा, जैसे ही आरबीसी फट जाती है तो इसमें जो परजीवी थे छोटे छोटे, यह परजीवी जो है बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलकर फिर से आरबीसी को ही संक्रमित करते हैं, लेकिन नई जो आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है नई नई, उनको फिर से संक्रमित करते हैं, मतलब फिर से उनके अंदर चले जाते हैं। इस संरचना के बाद यहां समझेंगे। अब यह जैसे ही नई आरबीसी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं,
उसके अंदर चले जाते हैं तो वहां पे फिर से क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, विकास करते हैं। और जैसे इनके अंदर विकास होता है या परिवर्तन करते हैं तो इनकी संरचना बदल जाती है, तो इनको बोलते हैं युग्मक जनक। मतलब इनके अंदर ऐसी क्षमता आ गई है कि ये फिर से जो है नए जीवाणुओं को जन्म देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये संरचना चलती रहती है बार बार। ठीक है, ऐसे ही लगातार चलती रहती है, इसलिए इसको बोला गया प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। और ये तीर इसीलिए दिखाया गया है ताकि यही क्रिया जो है बार बार होती है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो मच्छर की लार ग्रंथि में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पेट में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी वो मच्छर फिर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। अब हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अच्छे से समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला दूसरा रोग जिसका नाम है अमीबिता, अमीबी अतिसार, या इसे इंग्लिश में कहते हैं अमीबिएसिस। अमीबिएसिस ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आइए समझते हैं कि यह रोग कैसे होता है, इसका रोग वाहक कौन होता है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण यह अमीबिता यानी कि अमीबी अतिसार होता है। इसका जो वाहक होता है, रोग वाहक, वो होती है घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होती है इस रोग की वाहक होती है। आगे देखते हैं इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है अमीबिता में। तो हमारी जो बड़ी आंत है, जो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वो प्रभावित होती है। जो हमारी बड़ी आंत है इसमें वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो कब्ज की समस्या होती है, पेट दर्द करता है और पेट में ऐंठन यानी कि मरोड़ होता है, और अत्यधिक श्लेष्म युक्त मल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही मुख्य लक्षण है। ठीक है, इसमें अत्यधिक श्लेष्म युक्त मल होता है और जो मल होता है उस मल के साथ रक्त के कुछ थक्के निकलते हैं जिसे हम कहते हैं खूनी पेचिश, जिसे हम सामान्य भाषा में खूनी पेचिश कहते हैं। ये वही है खूनी पेचिश, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम देखे थे पेचिश को, तो पेचिश में क्या हो रहा था कि जो मल था वो बहुत ढीला हो रहा था और बार बार मल हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी अत्यधिक मल होता है लेकिन उस मल में जो है कुछ श्लेष्मा यानी चिपचिपा सफेद पदार्थ होता है। ठीक है, और उसके साथ कभी कभी केस में ऐसे देखने को मिलता है कि मल के साथ जो है रक्त के कुछ थक्के दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं खूनी पेचिश। तो इसी को हम सामान्य भाषा में, आमतौर की भाषा में हम खूनी पेचिश कहते हैं। ठीक है, तो ये था अमीबिता प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अब हम आगे समझते हैं गोल कृमि जनित रोग यानी कि गोल कृमि से होने वाले रोग। तो गोल कृमि से होने वाले रोग दो दिए हैं आपके अध्याय में। ठीक है, पहला है एस्केरिस्ता और दूसरा दिया है हाथी पाँव। तो पहले हम समझते हैं एस्केरिस्ता को। ठीक है, एस्केरिस्ता जो है इसमें जो रोग जनक होता है वो है कृमि है, उसका नाम है एस्केरिस। और यह जो एस्केरिस है यह एक गोल कृमि है। किस प्रकार का कृमि है, गोल कृमि है। यही उत्तरदायी होता है किसके लिए, एस्केरिस्ता के लिए। यह कृमि होता है। ठीक है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं कि पेट में कीड़ा पड़ गया है, आंत में कीड़ा हो गया है, वही यह कीड़ा है जिसे हम कीड़ी बोलते हैं। ठीक है, यही है कृमि। ठीक है, इसका जो वाहक होता है वो होता है संदूषित पानी, शाक सब्जियों, फलों आदि के सेवन से। ठीक है, संदूषित पानी होगा और संदूषित शाक सब्जियां होंगी और संदूषित फल। ठीक है, ये सब यदि खराब हो गए हैं, ठीक है, तो इनके खाने पीने से यह रोग फैलता है। देखते हैं कोई चीज सड़ जाती है तो उसमें क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। वही कीड़े को हम कहते हैं कृमि, तो उसमें कृमि पड़ जाते हैं और उनका जब हम सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, तो उसके कारण जो है हमें यह रोग होता है। अब आगे समझते हैं इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें हमारी जो आंतें होती हैं वह प्रभावित होती हैं। देखते हैं क्या लक्षण दिखाई देंगे हमें यदि हमें एस्केरिस्ता हो जाए, एस्केरिस नामक गोल कृमि हमारे अंदर चला जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहला लक्षण है आंतरिक रक्तस्राव का मतलब ये आंत में जब चल जाएगा तो आंत में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को ये क्षतिग्रस्त कर देगा, धीरे धीरे नष्ट करेगा। तो जब कोशिकाएं नष्ट होंगी तो उससे थोड़ा बहुत जो है ब्लड यानी खून निकलने लगता है, इसलिए यहाँ पे बोला है आंतरिक रक्तस्राव। मतलब आंतरिक मतलब अंदर, रक्तस्राव मतलब खून का बहना, मतलब आंत में होता है तो आंत की कोशिकाओं को ये क्षतिग्रस्त कर देता है, इसलिए यहाँ पे बोला है क्या, आंतरिक रक्तस्राव। दूसरा लक्षण है पेशीय पीड़ा। हमारी जो मांसपेशियां हैं इसमें क्या होने लगती है, दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। ठीक है, तीसरा लक्षण है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। यह जब रोग लंबे समय तक बना रहता है तब यह किसे देखने को मिलता है, क्योंकि इस रोग में क्या हो रहा है, आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है और जब अंदर जो है ब्लड निकलेगा हमारा तो हमें खून की कमी हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, अगला है लक्षण आंत्र का अवरोध। और आंत्र का अवरोध का मतलब क्या है, आंत्र मतलब आंत, अवरोध मतलब रुकावट पैदा करना। मतलब हमारी जो आंत का काम है उसमें रुकावट पैदा होने लगती है, क्योंकि आंत में यह कृमि उपस्थित होता है। ठीक है, और आंत की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करता है, इसलिए हमारी आंतें जो है वो सही से काम नहीं करती हैं। इसका मतलब है आंत्र का अवरोध। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे देखते हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं। ये जो कृमि है एस्केरिस जब
कोई व्यक्ति मल त्यागता है तो उस मल के साथ जो है यह कृमि भी बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के कारण जो है इस जो यह मिट्टी के संपर्क में आता है और जल पानी के संपर्क में आता है, पौधों के संपर्क में आता है, तो यह भी संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी, जल और पौधे भी संक्रमित हो जाते हैं। अब वहां जो उपज होगी, जो फसल होगी, उस फसल को यदि हम खाते हैं तो हमें यह रोग होने की संभावना होती है। अब दूसरा रोग देखते हैं, हाथी पांव। इसमें सोचते हैं कि कौन सा जो है रोग जनक होता है जिसके कारण यह रोग होता है। तो एक कृमि है, उसका नाम है वुचेरेरिया, ठीक है। इस वुचेरेरिया नामक जो है कृमि से यह हाथी पांव रोग होता है। लेकिन इस रोग का जो वाहक होती है वो होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर। एक मच्छर होती है, उसका नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। इस मच्छर के काटने के कारण जो है ये वुचेरेरिया नामक जो है कृमि उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे हाथी पांव यानी फाइलेरियोसिस नामक रोग हो जाता है। अब आगे देखते हैं प्रभावित अंग। इस रोग में कौन से अंग प्रभावित होंगे? जितनी भी हमारे शरीर में लसिका वाहिकाएं हैं। लसिका वाहिकाएं क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं हैं ऐसे ही होती हैं लसिका वाहिकाएं। हमारे शरीर में केवल दो ही तरल प्रभावित होते हैं, एक होता है रक्त और दूसरा होती है लसिका, ठीक है। तो जैसे रक्त के नाम पड़ गया रक्त वाहिकाएं, ऐसे ही लसिका के नाम पड़ गया लसिका वाहिकाएं, ठीक है। और कौन सी लसिका वाहिकाएं? प्रायः जो हमारे निचले पैर में लसिका वाहिकाएं हैं केवल वही प्रभावित होती हैं, ठीक है। ज्यादातर वही प्रभावित होती हैं। अब इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जो हमारे निचले पैर की लसिकाएं हैं उनमें धीरे धीरे तक लंबे समय के लिए क्या हो जाती है, उसमें शोथ हो जाती है, माने सूजन हो जाता है। हमारे पैर की जो लसिकाएं हैं उनमें जब सूजन हो जाता है तो वह सूजन एक लंबे समय तक के लिए रहता है, इसलिए आपको बोला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है, मतलब वो जो सूजन है वह सालों सालों तक वैसे ही रहता है। आगे देखते हैं वुचेरेरिया की कुछ प्रजातियां हैं, जिनमें से दो प्रजातियां मैंने यहाँ लिखा है। पहली प्रजाति का नाम है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और दूसरी प्रजाति का नाम है वुचेरेरिया मैलाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कवकों से होने वाले रोग, ठीक है। कवक जनित रोग, ठीक है। कौन कौन से रोग जो है कवक से होते हैं? तो पहला रोग है दाद, जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं, और दूसरा है खाज, जिसे हम इचिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दाद या रिंगवर्म कैसे होता है और कौन इसका कारण है, ठीक है। तो एक कवक होता है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटान लेस्पोसै, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्राइकोफाइटान लेस्पोसै। इसी कवक के कारण हमें जो है दाद या रिंगवर्म होती है, ठीक है। वाहक, अब इसका वाहक कौन है? नम मिट्टी संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंघे आदि से फैलता है, ठीक है। यह किससे फैलता है? नम मिट्टी संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंघे से। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, यदि हम उसके तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और कंघे आदि का इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इस दाद रिंगवर्म से संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कवक होते हैं ये सभी कवक नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, नमी वाले जगहों पर पाए जाते हैं, और वहां पे नमी में इनका बहुत जल्दी ही इनका विकास होता है, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा जो रोटियां होती हैं घर में, ठीक है, लंबे समय तक रखी होने के कारण जो है उस पर सफेद जो है परत चढ़ जाती है, ठीक है। वो जो सफेद परत होती है उससे ही क्या करते हैं? कवक। वही क्या होता है? कवक, ठीक है। कवक देखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो है एक गुलाब जामुन खरीद के लाइए बाजार से, ठीक है। उस गुलाब जामुन को किसी एक नमी वाली जगह पे रख दीजिए, उसके कुछ दिनों बाद जो है उस पर एक सफेद परत चढ़ जाएगी, ठीक है। सफेद परत चढ़ जाएगी, वही क्या है? कवक है, ठीक है। लेकिन देखिए देखते देखते ही क्या हो गया, ठीक है। आपने लाया था गुलाब जामुन और गुलाब जामुन बदल गया सफेद रसगुल्ला में, ठीक है। बताइए इससे अच्छा उपाय हो सकता है? नहीं। तो गुलाब जामुन लाइए, लंबे समय तक उसे रखिए और उस पर जब जो है कवक लग जाएगा तो किसमें बदल जाएगा आपका? रसगुल्ला में, ठीक है। हम तो पढ़ते पढ़ते नल्ला हो गए, तुम्हारे प्यार में रसगुल्ला हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रभावित अंग। त्वचा के वलनों व पादंगुलियों के बीच। जो त्वचा के वलन क्या होती है? ये है त्वचा, और ये त्वचा पे जो फोल्डिंग होती है, ऐसे करते हैं तो आपको ये फोल्डिंग दिखाई देगा, इन्हें बोलते हैं वलन, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये वलन दिखाई देते हैं, ठीक है। ये वलन होता है, इन्हें बोलते हैं त्वचा के वलन। तो ये प्रभावित होते हैं। और पाद अंगुलियां, जो हमारे पैर की अंगुलियां हैं वो भी क्या होती है? इसमें प्रभावित होती हैं। इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? त्वचा व शिरोवल्क पे खुजली। जो हमारी त्वचा है उस पे क्या होती है? खुजली होती है। और शिरोवल्क माने सिर माने कपाल में भी हमारी क्या होती है? खुजली होती है। वो लाल रंग के गोले, ठीक है। हमारे स्किन पे, त्वचा पे लाल रंग के क्या दिखाई देते हैं? गोल चकते दिखाई देते हैं। यह है इसका क्या लक्षण, किसका? दाद का। अब देखते हैं खाज, जिसे हम इचिंग कहते हैं। यह जो एक कवक के कारण होता है और उस कवक का नाम है एटेरस स्केबीज। इसी के कारण जो है हमें खाज, या जिसे हम सामान्य भाषा में खाज खुजली कह देते हैं, वह इसी कवक के कारण होती है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दो अंगुलियों के बीच का भाग, दो अंगुलियों के बीच का भाग, ये दो अंगुलियों के बीच का जो हमें दिखाई दे रहा है या तो ये प्रभावित होता है, और या किनारा, या ये किनारे जो हैं, ये उंगलियों के जो किनारे हैं ये क्या होते हैं? इसमें प्रभावित होते हैं। वह कलाई, और इसमें हमारी कलाई भी क्या होती है? प्रभावित होती है। अच्छा, लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो प्रभावित अंगों पर खुजली होना। जो भी अंग प्रभावित होता है तो उसमें क्या होती है? खुजली होती है। इसका मतलब क्या है? दाद में हम एक विशेष जो खुजली होती है, जैसे कहीं खुजली हो रहा है तो वहां पर खुजली हो रहा है, यहाँ खुजली होती है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ खुजला है। लेकिन खाद में क्या होता है? इसमें तो पूरा खचर खचर जो एकदम पूरा खुजली होता है, खुजली होता है, खुजली है भाई, खुजली है, ठीक है। तो ये होता है दाद और खाद, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।